हेलो साथियों, इस वीडियो में बताने वाले हूँ आपको कक्षा 9 गणित का मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ की लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और चलो शुरू करें। और इस मॉडल पेपर में दो खंड हैं, खंड आ और बा। कुल ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, कुल 3 घंटे का होगा। खंड दो है, तो पहले मैं खंड आ की बात कर लेता हूँ। खंड आ में आपको क्या मिलेगा? तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं कितने? 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया रहेगा। उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको उसमें बताना है कि कौन सा सही है। जो सही होगा आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, और एक एक नंबर के ये सारे रहेंगे। कुल मिला के ये 20 नंबर का आपका बन जाएगा खंड आ। इसी तरीके से खंड बा, खंड बा जो है इसमें कुल मिला के आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। ये 5 प्रश्न किस टाइप से होंगे? मान लो ये पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा गया है, और इसमें क्या होगा? इसी तरीके से मान लो 4 प्रश्न इसके अंदर दिए रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा कि इनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये जो 4 दिए गए इनमें से आपको किसी 3 को करना है जो आपको आते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के सामने इनका जवाब मार्क्स दिया रहेगा, कितने नंबर का है कौन सा प्रश्न। तो आपको इनमें से 3 करना रहेगा इस टाइप से। और ये कुल 50 नंबर का होगा खंड बा। 20 और 50 कुल मिला के हो जाएगा आपका 70 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी। ओके, तो चले सबसे पहले हम आ जाते हैं खंड आ पे, खंड आ मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो खंड आ की हम सारे प्रश्न इस वीडियो में करेंगे, खंड बा की अगली वीडियो में करेंगे। खंड आ का पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। कौन कौन सी? केवल एक परिमेय संख्या, अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, अनेक अपरिमेय संख्या, केवल एक अपरिमेय संख्या। तो किन्हीं दो संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट का बी। दूसरा प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा? तो बहुपद के लिए क्या बताया था? विशेषता याद है आपको? नहीं याद है? देखो क्या होता था बहुपद। बहुपद के लिए आपको देखना होता था कि मान लो ये लिखा गया है 2x⁴। ठीक है, इसी पद से बना होता था, इसी को कई सारे को जोड़ के लिख देते थे तो बहुपद हो जाता था। इसकी क्या विशेषता थी? ये तो चर होगा, x y z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, बट ये जो होता है, जो घात होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर। यानी कि 0 1 2 3 4 भिन्न की संख्या नहीं होगी। अब इस हिसाब से देखो तो आपका जो पहला ऑप्शन है, रूट के अंदर x लिखा गया है, तो रूट के अंदर x लिखा गया है √2x, इसका मतलब है √2 और x⁴ तो ये तो ये तो पूर्ण संख्या रही नहीं, भिन्न हो गई थी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा जो इसका दिया गया ऑप्शन वो भी गलत है, क्योंकि y+2/y, और बटे में y नहीं रहता, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y2y⁻1, जो कि भिन्न पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो माइनस की संख्या बन गई। तो आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे। इसका जो सी दिया गया है उसमें आप देखो दिया गया है 4x⁻³ -3x + 7। तो देखो इसमें क्या है, ये सारे इनकी घातें क्या है? पूर्ण है, और जो चर है x है, इसमें x की घात क्या है? 0 है। ठीक है, तो यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। थर्ड प्रश्न जो दिया गया है उसको ध्यान से देखें। बहुपद px बराबर -9x + 9 का शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक किसका? शून्यक किसका? -9x + 9। शून्यक का क्या मतलब होता है कि x का वह मान जो इसमें रखे तो ये पूरा 0 हो जाए। तो x के क्या क्या मान दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम रख के देखेंगे। अगर पहला वाला रखें a, 0 रखें तो ये 0 होगा क्या? नहीं होगा। -9 रखें तो ये 0 होगा क्या? नहीं होगा। और -1 रखेंगे तो ये माइनस पूरा 0 होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -9, और यहाँ पे 1 + 9, और ये -9 हो जाएगा, और ये +9 हो जाएगा, प्लस माइनस कट के 0 बन जाएगा। यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन 1। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है इसका, व्यंजन 3 + √3 और ब्रैकेट के अंदर 3 - √3 का मान होगा। तो ये क्या है? एक तरीके से 3 - √3 + √3। ठीक है, तो ये हो गया a - b a + b, और a - b a + b का नियम आपको पता है क्या होता है? a - b
ए प्लस बी हो तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसी तरीके से बन गया, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और हम इसको हल करेंगे तो ये तो बन जाएगा 9, और रूट 3 को करेंगे रूट 3 यानी कि 3, 9 में से 3 गया यानी कि 6, तो इसका 6 ऑप्शन आएगा जवाब। अब इसमें देखो 6 कौन से है, सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। अब गोले का आयतन का नियम क्या था, 4/3 पाई r क्यूब, ये था गोले का आयतन का नियम, ये 5वां है। और यहाँ पे बोल रहा है कि r क्या है, 2r है, तो यानी कि इस r की जगह पे ये वाला r आपको रखना है, और यहाँ पे रखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, इसकी जगह पे 2r रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो क्या ये है क्या, हाँ डी वाला ऑप्शन इसका सही है, पांचवें का डी। छठा प्रश्न है दिए हुए चित्र में कोण BOC बराबर 60 अंश है तो कोण BAC का मान होगा। ये प्रमेय मैंने पढ़ाई थी कि अगर एक ही जीवा, कैसा है आपका डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से है, केंद्र है, एक जीवा है, एक ही जीवा से केंद्र पर बना है कोण, और इसी जीवा से इस यहाँ पे बना है, तो इसमें एक रिलेशन पढ़ाया था कि ये वाला कोण क्या होता है, डबल होता है इस वाले कोण का। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोण दिया गया, ये पूछा गया नहीं कि इस कोण का आधा होगा ये। ठीक है, तो ये दिया गया है 60, तो ये कितना होगा 30, तो 30 इसका ऑप्शन जो है उसमें लगा दो, यानी कि इसका छठे का ए ऑप्शन सही है। सातवां लिखा गया है 16 की घात 3/4 का मान, 16 की घात 3/4। एक बात याद रखना, जो भी ये घातें क्या होती है ऊपर लिखी गई होती है, इसका मतलब होता है कि इसका वर्ग करो, और जो इसके बटे में लिखी गई होती है इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल, घनमूल। और यहाँ पे 4 लिखा गया, यानी कि 16 का क्या करो, सबसे पहले तो इसका 4 करो और फिर इसकी घात 3 कर दो, ये मतलब है। अब इसको हल करेंगे तो ये 16 लिखा गया है, यहाँ पे 4 है ये रूट के अंदर, जब ऐसे रूट लिखा गया होता है तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 होता है, पर हम 2 लिखते नहीं है, सिर्फ रूट लिखते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे 3 क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है, तब यहाँ पे 3 लिखा जाता है। इसी तरीके से जब 4 है तो, और इसको घनमूल को सॉल्व करते हैं तो इसमें 3 का पेयर बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे 4 का जोड़ा बनाएंगे। और 16 का जब भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सॉरी इसको अभाज्य खंड में लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हल करके ये आएगा 2, और 2 का कर दो क्यूब, यानी कि 8 हो जाएगा। अब 16 का ये किसी को ना समझ में आ रहा हो क्या मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, तो इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, और इन चारों का पेयर क्या बनेगा 1 2 निकल आएगा, तो वही 2 हो गया। और उसका घन किया ये 8, तो इसका 8 ऑप्शन है सही। अब जो भी इसका सही हो, पहला फर्स्ट वाले में ही 8 है तो ये सॉरी हाँ 8 इसका पहला हो जाएगा, 8वां सही है। ठीक है, मैं ये सोचा यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका क्यूब करेंगे तो 8 ही बन जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो ये है 7वें का हल। 7वें के बाद 9वां प्रश्न है। 9वां कह रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है। 36/100 का दशमलव प्रसार है, तो दशमलव प्रसार कैसे पता करते थे, जो हर होता था इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 की घात m गुने 5 की घात n के रूप में अगर आए तब इसका दशमलव प्रसार शांत होता था, अन्यथा क्या होता था अशांत होता था। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 100 को, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये तो जाएगा, सबसे पहली बात 50 बार में, 2 से फिर 25 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार, 2 से नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 5 से, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 की घात 2 5 की घात 2 ये। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। और इसी रूप में क्या होता है ये, यानी कि इसका क्या है शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि 9वें का बी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है दिए गए चित्र में AB बराबर CF और EF बराबर BD और AFE बराबर BDC हो तो
त्रिभुज AFE एंड त्रिभुज CBD किस सर्वांगसम अपगृहित के अनुसार सर्वांगसम है। तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर देखो क्या क्या चीजें बराबर बताई गई हैं। तो इसमें दो भुजाएं बराबर बताई गई हैं और एक कोण। दो भुजाएं एक कोण किस क्या बोलते हैं उसको, दो भुजाएं एक कोण उसको बोलते हैं SAS। ये साइड एंगल साइड, तो दो भुजाएं हो गई एक कोण, तो इस वाली सर्वांगसम से ये क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि डी इसका सही ऑप्शन है। 11वां प्रश्न, 9 की घात 2 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2 का मान होगा। तो ये क्या हो गया है, 99 की घात 2 98 की घात 2, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 का 8 16, एक 17 के साथ हासिल आया, 1 9 9 18 1 19, और यहाँ से 99 से 98 जाएगा 1, यानी कि 197 197 इसका जवाब आएगा। तो इसका ऑप्शन देख रहे हो बी वाला, बी ऑप्शन है 97 197, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 11 के बाद 12 देखिए, बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगा। क्या घात है, घात क्या होती थी, बहुपद की सबसे बड़ी घात, तो इसमें x की घात 5 है, तो इसकी 5 सबसे बड़ी घात है। ठीक है, तो 5 है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसके बाद 13 में देखिए, दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र आपका ऐसा है, ठीक है, ये वाला कोण आपको दिया गया है 50, ये पूछ रहा है y, और ये है आपका 130 और ये है y, सॉरी ये x है ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण क्या होगा, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, यानी कि y बराबर 130 है। ठीक है, और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ये वाला कोण देखिए, ये क्या है कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसी रेखा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और एक रेखा के कोण कितना होता है, 180 होता है, 180 में से 50 ये निकल गया, यानी कि ये कितना बचा, 130 अंश। तो ये क्या है, 130 अंश, तो यानी कि x भी 130 है। तो x और y देखो कौन से में 130 है, b वाले ऑप्शन में 130 है, तो b इसका सही ऑप्शन है। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कह रहा है कोई एक इसका गुणनखंड है। गुणनखंड होने का क्या मतलब है कि मान लो जैसे पहला इसमें दिया गया है 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से x के 2 मान आ रहे हैं, इस पे स्क्वायर लगा, यानी कि x के 2 मान होंगे, वो दोनों मान इसके अंदर जब रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाना चाहिए, ये मतलब होता है। तो अब क्या करेंगे, ये पहला वाला ही हमने लिया है, इसमें से हम यहाँ से x निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, और ठीक है, फिर 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और x इधर रखेंगे और 3 चला जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर -1/3। सबसे पहले इसमें रखो, जब इसमें हम रखेंगे x की जगह पे -1/3, तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन रहा है, -1/3 प्लस का 3, और ये हो जाएगा 6, और 1 का -1 1 हो जाएगा, और फिर गुना होगा 3 त्रिक का 9, प्लस ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11/3 प्लस 3, यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी कि 2/3 माइनस का 11/3 प्लस का 3, और फिर ये भी 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3, और ये फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 प्लस का 9/3, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि ये पहला तो है। अब यहाँ से दूसरे के लिए चेक करना है। इसी तरीके से 2x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा -3/2। अब -3/2 रख के देखेंगे, इसी के अंदर यहीं पे रखते हैं, माइनस का 3/2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 3/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6, और ऊपर हो जाएगा 9/4, और माइनस का 11 तिहाई 33/2 प्लस का 3, यहाँ ये 2 से कटेगा,
2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 9 और 3 9 त्रिक 27/2 माइनस 33/2 और प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 2 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 33 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा और प्लस का 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का माइनस का 6 प्लस 3 दूनी 6/2, ये प्लस माइनस 0, ये भी 0 आ गया। यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही सही है। इसमें एक्स के हमने दोनों मान रख के देखे, दोनों में 0 हो जा रहा है, तो ये इसका सही जवाब है। का प्रश्न है, यदि x + 1, 3x² + 2x - k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। तो k का क्या मान होगा? गुणनखंड है किसका? ये है 3x² + 2x - k। कौन है गुणनखंड? x + 1 कह रहा है कि एक इसका गुणनखंड है। दो गुणनखंड होंगे क्योंकि x की 2 घात है, इस बहुपद की 2 घात है, तो एक तो ये है, कह रहा है ये है, तो इस k का मान निकाल ले। तो क्या अभी बताया 14वें प्रश्न में कि यानी कि x का मान इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले x + 1 = 0 रखेंगे और यहाँ से x का मान -1 आ जाएगा और इसमें हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 - k बराबर 0। ठीक है, और इसको हल कर देंगे तो ये तो 3 बन जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का k बन जाएगा बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का k बराबर 0। 1 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस मर जाएगा, k बराबर 1। तो k का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। 16 नंबर वाला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यदि किसी रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल 2,0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हल है इसका, यानी कि x का मान 2, y का मान 0 रखने पे ये पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। हल होने का यही मतलब है कि x और y इसको संतुष्ट करते हैं। तो x की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 0 रखो बराबर k। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4, इसका गुना होगा तो ये बन जाएगा 0 और बराबर में k, यानी कि k बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, 4 दिया गया है, ये सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का क्या क्या हल हो सकता है? एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखो भाई, इसमें क्या है, ये रैखिक समीकरण है, इसमें आप x के कुछ भी मान रखो, y के आपको मिलते जाएंगे। x के कुछ भी रखो, कोई भी नंबर रखो, y आपको मिलते चले जाएंगे। तो इसके केवल 2 हल तो हो नहीं सकते। जब 2 समीकरण दिए होते रैखिक तब उन दोनों के 2 हल होते बस। इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सी ऑप्शन सही है कि x का मान आप कुछ भी रखो जाओ, y आपको मिलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसके बाद है 18, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। आयतन क्या होगा? आयतन का नियम होता है किसका, शंकु का 1/3 πr²h। ठीक है, ये क्या होता है, ऊंचाई होती है। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, r आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी गई यानी कि L, स्लैंट हाइट ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले h तो निकालना पड़ेगा। अब h निकालने का क्या नियम था, L, R और h के बीच एक संबंध था पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो L क्या होता था, ये L होता था √ के अंदर h² प्लस r का स्क्वायर, और h का बराबर क्या हो जाएगा, √ के अंदर l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे l की जगह पे l का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस r 4 का स्क्वायर √ ये हो जाएगा 25, 25 में से 16 जाएगा, 9 आएगा, यानी कि √ के अंदर 9, और इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। h क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। इसमें रखेंगे 1/3, पाई r की जगह पे क्या है, 4 है, यानी कि 4 गुना 4, और h की जगह पे क्या आया, 3 आया, इसको रखा, 3 से 3 मर गया, 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया और इसका ए ऑप्शन में यही दिया गया है, तो ए आपका सही है। यदि PE ये है प्रायिकता वाले का, ठीक है, PE दिया गया है 0.37। तो प्रायिकता क्या होती है, कुल प्रायिकता 1 होती है किसी चीज के होने ना होने का। तो यहाँ पे दी गई कोई चीज हो रही है उसकी प्रायिकता ये है,
तो पी ई नॉट मतलब उसके ना होने का क्या होगी, तो 1 में से इसको माइनस कर दे, और जब 1 में से 0.37 माइनस करेंगे तो इस पे आएगा 0.63। तो ये इसका ऑप्शन है आपका बी वाला, बी ऑप्शन इसका सही है। 20वां है, ये था 19, 20वां है, एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, 25 बार चित आता है, तो प्रायिकता क्या होती है, जो आया और कितना चांस था, सॉरी 25 बार तो चित आया और कितना चांस था, 50 बार आने का चांस था, ये यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 होगा, और इसका बी ऑप्शन 1/2 है। नमस्कार साथियों, खंड भाग करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये इसमें पहले प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न दिए गए, उनमें से कह रहा है किन्हीं 5 को करिए, तो जो आपको 5 आते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे बताऊंगा, सारे सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले खंड आ का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल को चेक कीजिए, चैनल पर भी डाला है रिसेंट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करें। पहला प्रश्न इसका का दिया गया है, उसमें कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना, हमने बुक में जो पढ़ा था वहां पे बोला था 2 परिमेय संख्या दी होती थी, उसमें बोलता था कि उसके बीच में निकालना होता है, आपको परिमेय संख्या ही निकालना होता है, पर यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, खंड भाग के वर्णात्मक प्रश्न है। तो देखो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, परिमेय संख्या किसको बोलते थे, सबसे पहले याद करो। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका हम भाग करें तो भाग चला जाए, अगर भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव में जाए, पर दशमलव में भी नहीं जा रहा तो उनकी संख्याएं क्या हो, रिपीट हो। परिमेय संख्या क्या थी, सबसे पहली बात तो p/q में है, तो भाग करें तो चला जाए तो उसको भी परिमेय बोलेंगे, नहीं जा रहा है दशमलव में ले जाए तब चला जाए तब भी परिमेय बोलेंगे, दशमलव में ले जा रहे हैं फिर भी अगर नहीं कट रहा है, बट अगर उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 777 चला आ रहा है और ये नहीं जा रहा है, दशमलव में खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको भी परिमेय बोलेंगे। और यहीं पे अपरिमेय पढ़ी थी हमने कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है उनको अपरिमेय बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो अब इसमें क्या होगा, कौन सी संख्या है, दशमलव में जो ना जाएं, ठीक है, और उनमें संख्या बार बार भी ना आए, मतलब कोई संख्या बार बार भी ना आए, उसको बोलते हैं अपरिमेय। जैसे ये हो गया 2 8 हो गया, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 7 आ जाए, और ऐसे आता रहे अलग अलग नंबर, किसी संख्या का बार बार आना भी ना हो, इसको अपरिमेय बोलते हैं। अब यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज में आएगा। कौन कौन सी 2 संख्याएं बताई है इसने परिमेय संख्या, 5/7, इसको सबसे पहले दशमलव में ला लो ताकि आपको पता चल जाए कि किसके बीच में आपको निकालनी है अपरिमेय संख्या। तो दशमलव में ला लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ले जाएंगे 7 से भाग करेंगे 0, ये हो जाएगा 50, 7 7 49, फिर 10 और 1, 2 संख्या तक ले जाते हैं बस दशमलव में, हमें पता चल गया 1, इसका मतलब है ये। और दूसरी संख्या है 9/11, इसको भी भाग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.11 से 8 बार में जाएगा, हाँ 90, 2 20 हो जाएगा 20, फिर 1 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि 81। यानी कि दशमलव में हमें 2 संख्याएं पता चल गई, इनके बीच में ऐसी कोई भी परिमेय संख्या बता दो जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट ना हो, वही आपकी हो जाएंगी 4। तो ये लो 7 1 है, मैं 0.72 करके 4 6 8 7 और डैश डैश लगा दिया, ये हो गई। अपरिमेय संख्या 4 बतानी है, ये लो मैंने पहली बता दी। दूसरी इसी के बीच में ये 7 3 करके 4 कर दो, 6 फिर 1 फिर 2 फिर 7, ऐसे मतलब रिपीट ना हो, बस इतना लिख दो बहुत है। फिर तीसरी भी हम बता सकते हैं, इसको मैंने कर दिया 6 0.76 2 1 4 2 डैश डैश लगा दो। डी 0.78 1 2 3 6 कुछ भी, ये लो 4 संख्याएं हो गई अपरिमेय संख्या ये सारी, क्योंकि मैंने इसमें डैश डैश भी लगा दिया है। तो इस तरीके से इसको करना है, कंसेप्ट वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट का खा, इसमें बोल रहा है कि 11/1/2 को सरल कीजिए। देखो ये है 11, इसकी घात है 1/2, बटा है पूरे के नीचे, फिर 11 है 1/4 है, ठीक है। कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, तो हमने इसको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में लास्ट प्रश्नावली में था, वहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट बताया था कि मान लो जैसे भाग में है, बेस क्या है बराबर हो, यहाँ पे m है
और नीचे भी a है, इसकी घात n है। तो क्या हो जाता है, जब दोनों बेस बराबर हो, मतलब ये चीज, बेस का मतलब ये बराबर है, तो इसी को लिखते हैं और घात का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ये। तो यहाँ पे भी बेस बराबर है तो 11 लिखेंगे और घात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1/2 में से माइनस हो जाएगी 1/4 और इसको हल कर देना है बस। जब 1/2 में से 1/4 माइनस होगा तो इसका क्रॉस गुना हो जाएगा इसका, और इसका इसके साथ हो जाएगा 4 - 2, इसका भी इसके साथ कर लेते हैं, 4 दूनी 8 कर लेते हैं और इसको हल करेंगे, या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हो, जैसे भी करो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 2/4 और 2/4 को फिर 2/8 और फिर इसको कट करेंगे 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार में गया, 11 की घात 1/4, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A समद्विभाजक है AD भुजा BC पर लंब, दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो भाई, सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। ABC एक त्रिभुज है, ABC ये हो गया आपका त्रिभुज, जिसमें कोण A क्या है, समद्विभाजक है, मतलब ये क्या है, कोण A बराबर 2 भागों में बांटा गया है। किस भुजा से, AD के द्वारा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। ठीक है। पर लंब BC पर, AD क्या है, लंब किस पे डाला गया है, BC पर। जब लंब डाला जाता है तो 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि ये भी 90, ये भी 90। दर्शाइए कि AB बराबर AC, यानी कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर आपको दर्शाना है, और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दर्शाना है। अब हम ये भुजा इसके बराबर कब बता सकते हैं, ध्यान से सोचना। जब हम बता सकते हैं, जब हम ये सिद्ध कर दें कि ये वाला त्रिभुज ACD और त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएं, तो एक दूसरे के जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर बता देंगे और कह देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यही हम कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सिद्ध करें कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज इस वाले में ADB और त्रिभुज ADC, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं सर्वांगसम करने के लिए कोई तीन चीजें बतानी होती हैं बराबर। अब देखो, इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बता सकते हैं बराबर। सबसे पहली बात तो एक चीज बता सकते हैं, ये कोण इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि A क्या है, कोण A समद्विभाजक कोण है। तो यहाँ पे बता देते हैं, कोण BAD बराबर है कोण CAD। क्यों, कोण A क्या है, समद्विभाजक कोण है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये दिया गया हमें, समद्विभाजक कोण है, बताया भी गया। अच्छा, एक चीज बता दिया। और ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा AD, ये क्या है, इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है और उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यानी कि AD बराबर AD होगी, और ये कैसी भुजा है, ये है उभयनिष्ठ है। जब दोनों में है तो जाहिर सी बात है भाई, बराबर ही होगी ना, वही चीज है, दोनों में तो बराबर ही होगी। अच्छा, अब क्या बता सकते हैं, एक चीज, ये कोण हमें दिया गया है, ये वाला कोण कह रहा है लंब है, लंब है मतलब 90 अंश का कोण है। तो कोण ADB बराबर है कोण ADC, और ये क्या है, 90 अंश है। बस बात खत्म, क्योंकि 90-90 दोनों है तो बराबर ही है। ठीक है, तो हमें क्या तीन चीजें हमने बता दी, एक कोण, एक भुजा, एक कोण, यानी कि ये ASA सर्वांगसम से ASA सर्वांगसम से ये सिद्ध हो गया कि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, सर्वांगसम है। अब हमसे जो पूछा हम उसके बारे में डायरेक्ट जाते हैं बस, और हमने कुछ नहीं बताना। अतः यहां पे बता देते हैं कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC किससे है, ASA सर्वांगसम से। ठीक है, अतः अब जिसके बारे में हमें उससे पूछा है भुजा AB बराबर AC,
हाँ, ए बी बराबर ए सी क्यों है, हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसम भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको अंग्रेजी में सी पी सी टी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप हिंदी में लिख देना सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है समद्विबाहु त्रिभुज ही है, समद्विबाहु त्रिभुज की ही दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो बस यही इतना करना है आपको इसमें बस। अगला जो प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि ए बी पैरेलल ए सी, ए बी पैरेलल ए सी, इस क्वेश्चन में गलत है, ये जो ए बी पैरेलल ए सी है, मैंने इस पे देखा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये होगा ए बी पैरेलल डी ई, ये चीज़ सही कर लेना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है। से देखो दिया गया है चित्र ये आपका, और उसमें दिया गया है, ये चीज़ बिल्कुल सही कर लेना, ए बी पैरेलल, ये वाली भुजा पैरेलल है डी सी, ये डी ई, ये चीज़ सही कर लेना। ठीक है, और उसमें दिया गया है कोण बी ए सी, ये 35 अंश, और सी डी ई ये भी 53 अंश, सी डी ई यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है वो ध्यान दो, इसमें पूछा गया है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, ये कोण आपको बताना, ये कहाँ है, डी सी ई यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझना, एक चीज पढ़ा था, जब दो समांतर पैरेलल भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं, तब उनका ये वाला कोण और ये कोने वाला कोण बराबर होता है। किस लिए होता है, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम ये बता देंगे सबसे पहले कि कोण ये वाला डी ई सी बराबर है 35 अंश। क्यों है, क्योंकि ये है अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये कब होता है, जब दो भुजाएं समांतर हो तभी ये बराबर होते हैं। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि ये कितने अंश है, ये 35 अंश है। अब त्रिभुज डी ई सी में देखो, इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये कोण भी पता है, ये कोण भी पता है, ये निकालना है, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जब दो कोण पता चल गया तो ये तो निकल ही जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कोण पता चल जाएगा। तो कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये कोण प्लस ये कोण, 53 प्लस 35, और इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, 5 3 8, 5 3 8, 88 हो जाएगा, और 80 इधर से चला जाएगा, और 100 में से 8 चला जाएगा, यानी कि 92। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 92, ये वाला कोण 92 डिग्री हो जाएगा, 92 अंश। फर्स्ट का 5वां दिया गया है, कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई। ठीक है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई 30 गेंदें वो खेल रही है और 6 गेंदों पे उसने चौका मारा है, तो कितने पे नहीं मारा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि जितना चांस है, टोटल चांस, तो टोटल चांस, टोटल उसको कितना मार सकती थी, 4 चौके। ठीक है, तो 30 मार सकती थी। अब और ऊपर क्या होता है, जो आप अनुकूलित, जो आप चाह रहे हो, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने पे उसने नहीं मारे चौके। तो ये हम पता कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि 30 में से 6 पर उसने मारे हैं, तो कितने पे नहीं मारे, यानी कि 24। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं, जिसकी प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं कि कितने चौकों पे कि उसकी प्रायिकता क्या है, कि चौके न मारने की प्रायिकता। तो 24 गेंदों पे वो चौके नहीं मारी, तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा टोटल चांस कितने थे, यानी कि उसके पास 30 थे, तो 24/30। और इसको हल करेंगे, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 2 से 15 बार में 12/15, उसके बाद 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि 4/5, 4/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद अंगा के बाद चा, लास्ट वाला देखना, चा चरखा, 6ठा प्रश्न है इस फर्स्ट का। इसमें से आपको 5 करने थे, तो 5 तो मैंने करा दिया, अब ये वाला भी बता दे रहा हूँ। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर 2 चित्त, दोनों पे चित्त कितनी बार में आ रहा है, 105 बार, तथा
एक चित 275 बार प्राप्त होता है। इन घटनाओं के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें भी भाई जो चित्र आ रहे हैं, दोनों सिक्कों पे चित्र आ रहे हैं, वो कितने हैं? 105, ठीक है। और कुल कितने आ सकते थे दोनों पे चित्र? तो भाई 500 बार उछाला है दोनों सिक्कों को, तो 500 बार ही आ सकते थे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दहम 50, ठीक है। 21/100 आ जाएगा। और ये 3 से नहीं जाएगा, हम इसी में रहने देते थे। 21/100 इसकी प्रायिकता हो गई कि दोनों सिक्कों पे चित आने की। और ठीक है, एक चित 275 बार आ रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक सिक्के पे चित कितना आ रहा है? 275 बार। तो ये कितनी बार आ सकता था? 500 बार आ सकता था। टोटल कितनी बार आ सकता था? 500 बार। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। दूसरे प्रश्न का सबसे पहला दिया गया है। दूसरे प्रश्न में बोला क्या गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। इसमें 4 खंड दिए गए हैं और आपको किन्हीं 3 को करना है, जिसमें से दूसरे का पहला दिया गया है। कह रहा है कि परिमेयीकरण करिए किसका? 3/7 + 3 रूट के अंदर 2 के हर का परिमेयीकरण करिए, ठीक है। ये जो हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? a/b है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो हर का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण का क्या मतलब होता है? जो रूट में है ना, उनको आपको हटा देना होता है, वो नहीं रहना चाहिए बस। अब यहाँ पे रूट 2 है, इसको कैसे हटाएंगे? क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बताया था मैंने जब पढ़ाया था लेक्चर, तब चैप्टर का। और अभी यहाँ पे सुन लो, जब यहाँ पे ऐसा हो, रूट के अंदर यहाँ पे ये वाला हो या ये वाला हो, तो क्या करो? यहाँ पे जो सिंबल है ना, उसको बदल दो और उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या? यहाँ पे सिंबल प्लस है, माइनस कर दो, यानी कि 7 - 3√2 से इसमें गुना कर दो। और जिससे नीचे गुना करोगे उसी से आपको ऊपर भी गुना कर देना है। किसमें? इस वाले अंश के साथ भी। और इसको सॉल्व कर देना है, बस। बहुत बेसिक सी बात है। तो 3 × 7 - 3√2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये a + b, a - b, यानी कि a² + -b²। ये क्या है? a + b, a - b, यानी कि a², यानी कि 7 का स्क्वायर - b², यानी कि 3√2 का स्क्वायर। और फिर इसको हल करेंगे तो 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9 बटा ये 7 सता 49 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9 और √2 2 बन जाएगा, यानी कि 2 से गुना हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 21 9√2 बटा 49 - 9 दूनी 18। और जब इसको 18 इसमें से घटाएंगे तो ये ऊपर तो 21 9√2 ये रहेगा, और नीचे बन जाएगा 49 में से 18 जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर 31 को तो कोई काटेगा नहीं नंबर, ठीक है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल आपको बताना है कि इसका क्या आएगा। तो चलो करते हैं। भाग करना है, कहने का मतलब भाग करना बहुत ही आसान सा है। जो भी नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले नोट कर लो। तो ये है 3x की घात 4, 4x की घात 3 - 3x - 1, और किससे भाग देना है? x - 1 से। x - 1 से भाग देना है। अब क्या करते हैं माइनस में, भाग में जो आपका ये दिया गया रहता है भाजक, ठीक है। इसमें जो चर होता है उसी को आपको देखना है। इसको 1 को भूल जाना है, -1 को बिल्कुल भूल जाना है। x को सिर्फ ध्यान में रखो और x में क्या गुना कर दो कि ये आ जाए 3x की घात 4। तो x में क्या गुना कर दे कि 3x की घात 4 आ जाए, तो इसमें 3x की घात 3 गुना कर दे, ठीक है। और जब इससे गुना करेंगे इसमें, तो अब इस पूरे में गुना करेंगे, ठीक है। तो 3x की घात 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 4, और इसका फिर -1 के साथ गुना करेंगे तो ये -3x की घात 3 भी साथ में आ जाएगा। और माइनस करना तो माइनस में आपको पता है सिंबल क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके सामने प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और इसका प्लस इसका माइनस, और दोनों बराबर है तो क्या कट जाएंगे? 0 हो जाएंगे।
और यहाँ पे देखो ये माइनस में, ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा, बड़ा क्या है 4 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 4 में से 3 जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब बचेगा। बाकी जो है चर उनको आपको क्या करना है, ऐसे का बिल्कुल उतार लेना है। जो भी पद बाकी हैं नीचे आपको उतार लेना है, ठीक है। अब यही प्रोसेस इसके साथ करनी है, किसके लिए, इसके लिए। तो x यहाँ पे सिर्फ देखो, -1 को बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ x को देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब। x में क्या गुना कर दिया जाए कि -x³ आ जाए। x में क्या गुना कर दिया जाए कि -x³ आ जाए। तो यहाँ पे -x⁻² अगर गुना कर दें तो इसमें, तो क्या हो जाएगा, -x³ आ जाएगा। और -x⁻² पूरे में गुना करना, ठीक है। तो -x⁻³ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +x⁻²। अब यहाँ पे माइनस करना है, प्लस सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये क्या है, माइनस का x², ऊपर तो x² है नहीं, तो किसी से सॉल्व तो हो नहीं, बराबर घात वालों के साथ जुड़ता और घटता है, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा, तो इसको हम ऐसे का वैसे उतार लेंगे, और -3x को ऐसे उतार लेंगे, -1। अब यहाँ पे x⁻² आ गया। अब x में क्या गुना करें कि -x⁻² आ जाए, तो -x गुना कर दें, तो -x⁻² हो जाएगा। और इसको अब इस पूरे में गुना करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का x भी आएगा, सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस है माइनस, और ये दोनों बराबर हैं और अलग अलग सिंबल हैं, कट जाएगा। ये माइनस 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 जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है, 4x -1 हो जाएगा। अब इस x में क्या गुना कर दें कि -4x आ जाए। इस x में क्या गुना कर दे, तो इसमें कर दे -4 कर दो, तो -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और जब सिंबल बदलेगा इसका, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, -5 बन जाएगा। यानी कि इसका शेषफल क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, -5। यही इसका जवाब है। इसका गा तीसरा दिया गया है, दूसरे का थर्ड पार्ट। समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 को हल कीजिए और हल को कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। इसमें x का मान निकालना है, सीधी सी बात है। तो ये तो बहुत ही आसानी से आपसे हो जाने वाला है, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, मतलब x को एक साइड लाओ। ये x इधर क्या है, प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x - x। और ये एक क्या है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में, 3 तो माइनस में था, माइनस में ही रहने दिया, और ये दोनों जुड़ के -4 बन गया। और यहाँ पे 2x में से एक x चला गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, -4 आ गया। अब बात आती है इसको कार्तीय तल पे बनाने की। कार्तीय तल पे ये है कहाँ पे, तो कार्तीय तल आपको पता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इधर क्या होता है, धनात्मक नंबर, और इधर क्या होते हैं, ऋणात्मक नंबर, ठीक है। और इधर ऋणात्मक, और ऊपर की तरफ y एक्सिस में धनात्मक लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और ऊपर धनात्मक, और इसमें नीचे ऋणात्मक, ये बन गया। अब यहाँ पे x बराबर -4 आया। x कहाँ पे -4 है, x इधर तो प्लस है, -4 कहाँ पे है, ये है, y का तो मान है नहीं, तो x जहाँ पे -4 है ना, इसी को y एक्सिस के समांतर एक रेखा से बना देनी है। ये यहाँ पे मतलब यहीं पे है पॉइंट से, और यही हो जाएगी। इसी का अगला पार्ट घा दिया गया है, उसमें कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 102⁻³ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सर्वसमीका यूज करनी है, आपको पता है a + v³ लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा देखो, 102 है, 102 को लिख सकता हूँ 100 + 2 और उसकी घात 3, और a + b³ बन गया ये, ठीक है। उसी का नियम लगा दो, a + b³ का नियम क्या होता है, a³ यानी कि 100 का क्यूब, + 3a²b यानी कि 3a मतलब 100 का स्क्वायर, गुना b मतलब 2, + 3a गुना b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब कर दो ये, और इसको सॉल्व कर दो। 100 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 6 0 आ जाएगा,
और ये 3 दूनी 6 और उसके बाद 100 का करेंगे यानी कि 4 जीरो आ जाएगा। और ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 के बाद 2 जीरो आ जाएगा और ये 8। और इन सबको जोड़ लेंगे तो ये जुड़ेगा, तो ये 1208 तो ये बन जाएगा। और उसमें फिर ये 4 संख्या तो निकल गई, ये 6 इधर आ जाएगा, 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 यानी कि 0 1, यही इसका जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान से है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, क्या जा रहा है, बहुत ही आसान है। अगली वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। पीछे की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। जिसका सबसे पहला खंड दिया गया है का, उसमें कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी 70 और बी ए सी 30 हो तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी है तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, मैंने बताया था इसको, यह बताया था कि जब एक वृत्त के अंदर ही चतुर्भुज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो मैंने एक वृत्त बना लिया, इसके अंदर ही हम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मान लो ये और ये एक बन गया चक्रीय चतुर्भुज। इसकी परिधि के ऊपर ही इसके कोने होंगे चारों, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बिंदु ई पर इसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इसका विकर्ण भी बना लेते हैं, ये हो गया। और ये इसका क्या है, ई बिंदु है। और ये क्या नाम है इसका, ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया। यदि कोण डी बी सी यानी कि ये वाला कोण 70 अंश है और कोण बी ए सी यानी कि ये 30 अंश है, तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। कोण बी सी डी यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप क्या कर सकते हो इस वाले कोण को निकालने के लिए। तो अगर आप त्रिभुज ध्यान से देखना बी सी डी, इस त्रिभुज को देखो तो इसमें ये वाला कोण पता है आपको, ठीक है। ये वाला आपको निकालना है। अगर आपको ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण पता चल जाए तो आप त्रिभुज का नियम लगा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है और 2 उसमें से पता हो जाएगा तो तीसरा आराम से निकाल लेंगे। हाँ, यही लगाते हैं। चलो अब इस वाले कोण को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जीवा BC एक ही जीवा से आंतरित कोण, एक ही और आंतरित कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गई आपकी जीवा और इसी से ये और ये एक कोण बना है ये, और इसी से ये और ये कोण बना है, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा BC से एक ही और आंतरित कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण CDB बराबर इस वाले कोण BAC यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। कौन कौन से कोण, कोण CDB प्लस कोण DBC प्लस कोण BCD बराबर 180। अब यहाँ पे इन पे मान रख दो, बी ये वाला कोण 70 है, DBC यहाँ पे 70 रख दो, BCD ये तो निकालना ही है तो इसको वही रहने देते हैं, और ये वाला कोण ये 30 अंश ऊपर निकाला भी, 30 अंश रख देते हैं, ठीक है। और फिर इसको 180 के बराबर रखते हैं और यहाँ से कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 में से ये 30 और 70 100, यानी कि इसमें से 100 माइनस करेंगे और हो जाएगा 80 अंश।
कोण BCD बराबर आ गया 80 अंश। और ये क्यों रखना, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमें जो इसने पूछा था पहला प्रश्न, ये वाला कोण हमारा निकल गया और ये कितना आया, 80 अंश आया और ये 30 पता चल चुका है। आगे पूछा है कोण यदि पुनः यदि AB बराबर BC, AB ये रही भुजा AB बराबर BC यानी कि ये वाली भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ECD यानी कि इसका हाफ, जो ये 180 था ये वाला सिर्फ कोण आपको निकालना है। तो ये वाला कोण कैसे पता चल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुना है? हाँ जी सुना है। क्या होती हैं उनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं उन भुजाओं के। ये वाली त्रिभुज देखना BCA ये वाला त्रिभुज, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होगा और ये है 30 और तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। और जब 30 इतना हो गया तो 80 में से 30 इधर चला गया तो इधर कितना बचा, 50 अंश, यानी कि ये क्या हो जाएगा 50 अंश, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः कोण ये बराबर होगा कोण ये, अतः कोण CAB बराबर कोण BCA, ठीक है। BCA कहो, BCA कहो या BCE भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बराबर है और दोनों क्या है 30-30 अंश है। और फिर इस कोण प्लस इस कोण कितना है, दोनों को मिला के कोण BCE प्लस कोण ECD बराबर है 80 और जिसमें से ये वाला कोण BCA या BCE दोनों एक ही बात है ना, वो क्या है 30 अंश और ये दोनों 30-30 हैं, तो BCE भी हो गया 30 अंश। और कोण हमें निकालना है ECD एक 80, 30 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा तो कोण ECD बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि 50 अंश। तो ये कोण आपका भी आ गया 50 अंश। इस तरीके से इसे करना है। कह रहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। देखो एक वृत्त हम इधर बना लेते हैं, रफ फिगर। अरे अच्छा तो नहीं बना, चलो तो ये इसमें दो जीवा बना लेते हैं जो कि इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने एक जीवा ये बना लिया, एक जीवा ये बना लिया, जिनकी लंबाई क्या है, बराबर है। कह रहा है कि ये जीवाएं जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने ये दोनों जीवा बनाई वृत्त के अंदर, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा और केंद्र ये रहा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी कि ये रेखा, मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती हैं। तो जीवा के साथ ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर, ये सिद्ध करना है। बात समझ रहे हो। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां से हमें पता है कि जब ये जीवाएं क्या होंगी, केंद्र से बराबर दूरी पे होंगी और इस पे जब हम जीवा पे केंद्र से लंब डालते हैं ना तो ये 90 अंश का बनता है, ये चीज, यानी कि ये भी 90 होगा और यहाँ पे भी ये 90 होगा। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना बट आप समझने की कोशिश करना, ये भी 90 होगा, ये भी 90 अंश होगा। अब हम इस कोण और इस कोण को बराबर कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम किसी तरीके से त्रिभुज, ये देखना त्रिभुज, ये कोण बन रहा त्रिभुज,
ये त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हम ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँगा, बस इतना पोर्शन को जूम करूँगा और इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये आपका कुछ इस टाइप से बन जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है 90-90 है और ये वाला कोण हमें ये इसके बराबर सिद्ध करना है, ये वाला डायग्राम यहाँ पे, और ये आपका से केंद्र है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है समान जीवाएं हैं, समान जीवाओं से केंद्र की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब हम सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे सर्वांग सम। ठीक है, तो इनका हम नेम कर लेते हैं, नेमिंग। इसको केंद्र है ओ नाम रख देते हैं, इसको ABC। ठीक है, ये नाम रख देते हैं। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सबसे पहले सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCB में, इसमें हम बता रहे हैं, सबसे पहली चीज बता देते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, OA बराबर OC। क्यों है समान जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ये यहां पे लिख देंगे, समान जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ये चीज यहाँ पे रीजन दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जीवाएं क्या हैं, समान है। अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल 90-90 है, तो कोण OAB बराबर है कोण OCB और ये कितना है 90 डिग्री। और एक चीज बता सकते हैं, OB ये भुजा ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो OB बराबर OB और ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। अच्छा, उभयनिष्ठ हो गई। हमने तीन चीजें इसमें बता दी, एक कोण बता दिया, दो भुजाएं बता दी, एक कोण बता दिया, यानी कि ये SAS सर्वांगसम है। ठीक है, ऐसे सर्वांगसम से ये सर्वांगसम है। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OCB, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। अतः अब ये पूछ रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं, तो हम यहां पे लिख देंगे, अतः कोण OBA बराबर है कोण OBC। क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसी का गा पार्ट दिया गया है। कह रहा एक त्रिभुज की जीवाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, परिमाप आपको पता है क्या होता है, हाँ जी, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का उसके चारों तरफ जो दूरी है, मतलब यहाँ से मैं अगर चलना शुरू करूँ, यहाँ पे आऊँ और फिर यहाँ पे आ जाऊँ, तो मैं जितनी दूरी तय करूँगा उसी को बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप इसका 540 दिया गया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी भुजा A और इसको मान लेते हैं कि 12x, इसको B मान लेते हैं, दूसरा है 17x और तीसरी C है 25x। ठीक है, अनुपात दिए गए हैं 12, 17, 25 हमने मान लिया। अब क्या होगा, परिमाप इन तीनों का योग जो होगा वो होगा 540 के बराबर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर 540 और ABC क्या है 12x, 17x, 25x, 540। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 54x 540 और फिर x बराबर ये उधर जाएगा, भाग हो जाएगा और ये एक बार में कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 10 आया। हमें क्या निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ABC पता होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अब हमारा a बराबर क्या है 12x था और x बराबर 10 आ गया, यानी कि 12 गुना 10 और ये हो जाएगा 120। b बराबर था 17x और यहाँ पे x बराबर 10 आ गया, यानी कि 170। c बराबर था 25x, 25 गुना 10 यानी कि 250। अब क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? एस उसमें जरूरी होता है। एस क्या होता है? परिमाप का आधा। तो एस यहाँ पे परिमाप 540 दिया गया है, इसका आधा डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा यानी कि 270। और इसका नियम क्या होता है? क्षेत्रफल का अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और s की जगह पे 270 और फिर s माइनस ए यानी कि 270 माइनस ए क्या है? 120। 270 माइनस b यानी कि 170, 270 माइनस 250। इनको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 270 में से 120 जाएगा, 120 और 8 200 और 7 14 15 यानी कि 150। 270 में से 170 यानी कि 100, 270 में से 250 यानी कि 20। और फिर इन सबको सॉल्व करके अंडर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका नियम आ जाएगा हल। इसका अंडर रूट सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, अंडर रूट करने के बाद ये 9000। गणित प्रश्न 4 कर रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसका पहला खंड दिया गया है। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का क्या मतलब होता है कि x के कौन कौन से मान हैं जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना देंगे। तो यहाँ पे इसकी घात जितनी होती है उतने x के मान होते हैं जो पूरे बहुपद को शून्य बना देते हैं। तो सब इसमें क्या है, गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या कहती है? सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 होती घात तो हमें पता है कैसे करते हैं उसका खंड, बट यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले जो खंड निकालना होता है हमें हिट एंड ट्रायल करना होता है। मतलब x के मान हमें कुछ रखने होते हैं, 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 रख के देखते हैं कि ये किस पे ये पूरा बहुपद शून्य हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसमें x का मान 1 रख के सबसे पहले पता करते हैं कि ये शून्य हो रहा है या नहीं होगा तो फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर माइनस प्लस दोनों करके देखते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चला कि शायद 1 पे हो जाए। तो 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का वर्ग प्लस 142, 1 माइनस 120। ठीक है, इसका घन करेंगे, क्यूब है तो 1 ही आएगा और इसका माइनस 23 ही आएगा और ये 142 ही आएगा और ये 120 ही रहेगा। इन दोनों को हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा है 23 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा और 23 में से 1 गया 22। यहाँ पे 42 में से 120 जाएगा तब प्लस का 22 और इस तरीके से ये माइनस का ये प्लस का ये हो गया 0। यानी कि हमें एक चीज तो पता चल गया कि x बराबर 1 इसका एक खंड है। अब इस 1 को इधर लाओ तो ये x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ये खंड है जिससे हम इसमें अगर भाग दें तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा और x का मान 1 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको भाग देंगे, किसको? इस पूरे बहुपद को इस खंड से जिससे ये पूरा 0 हुआ है और फिर यहाँ से जो हमें मिलेगा आंसर, ठीक है, उसका फिर हम गुणनखंड कर लेंगे, वो उसकी घात 2 होगी। तो यहाँ पे x³ माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120। तो हमें भाग करने के लिए क्या देखना होता है? ये x की घात 3 है तो इसमें सिर्फ हमें चर पद को देखना है पहले को कि उसमें क्या गुना कर दे कि x की घात 3 आ जाए। तो x स्क्वायर से अगर गुना कर दें तो x की घात 3 आ जाए। अब इस x स्क्वायर से इस पूरे में गुना करेंगे तो ये x³ माइनस x का स्क्वायर आएगा और फिर माइनस करेंगे, सिंबल बदल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा। 23 बड़ा है तो माइनस का सिंबल लगेगा, 23 में से 1 जाएगा यानी कि 22x स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सारे पद को उतार लेना है वैसे का वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 22x स्क्वायर हो गया। अब इसमें
एक्स में क्या गुना कर दें कि माइनस का 22x² है, तो इसमें -22x गुना कर दें। ठीक है, तो -22 का अब हम -22x का इस पूरे में गुना करेंगे तो -22x², और फिर एक में गुना होगा तो प्लस का 22x हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल बदल जाएंगे और ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा, बड़ा तो 142 है, प्लस का सिंबल लगेगा, और 142 में से 22 जाएगा तो 120 बचेगा जो कि प्लस का बचेगा, और माइनस 120x और माइनस का ये 120 भी नीचे आ जाएगा। अब इस 120x लाने के लिए x में किससे गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस का ही है तो प्लस का 120 से गुना कर दो तो ये प्लस का 120x हो जाएगा और माइनस का 120x, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, देख लो इसका शेष क्या हो गया, 0 आ गया। और ये जो आया आपका बहुपद, ये अब क्या हो गया, 2, इसकी घात क्या है, 2 है, तो इसको हम गुणनखंड अब कर सकते हैं। यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, x² - 22x प्लस 120। अब यहाँ पे x 120 का क्या करते हैं, खंड इसको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि 2 नंबर में गुणा करने पे ये आए और उसका जोड़ घटाव करें तो 22 आए, माइनस का 22 है। तो 2 नंबर ऐसे बनाओ जिनको जोड़ घटाने पे 22 आए और गुणा करने पे 120 आए, तो ये 5 तिहाई 15 कर लेते हैं, 15 और 8, 15 और 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, नहीं 23 हो जाएगा। ठीक है, 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 10 और 12। ठीक है, 10 और 12 का जोड़ घटाव करेंगे तब क्या आ जाएगा, 22 आएगा। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -12x प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 गुना 10 क्या हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर में हमने ऐसे तोड़ दिया कि जो ये लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -112x और ये माइनस अंदर गुना हो जाएगा, ये भी माइनस का 10x और ये 120। यहाँ से हम कॉमन लेंगे जो उभयनिष्ठ है इससे, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा और x - 12 बचेगा। यहाँ से माइनस का 10 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से x - 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में x - 12 कॉमन है और x - 10, तो ये इसके x का 2 और मान आ गया, x - 12 x - 10, यानी कि ये खंड ये हो गए और ये हो गया, ये आया था एक खंड, 3 खंड आ गए हैं, यही इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या क्या, x - 1 x - 12 x - 10, इसका खंड खा दिया गया है। उसमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके -2x प्लस 5y - 3z की घात 2 का प्रसार कीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, इसका हम कर सकते हैं, यही है a प्लस बी प्लस सी, और इसका नियम क्या होता है, ये होता है a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a b c की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है -2x, b की जगह पे क्या है 5y, c की जगह पे क्या है -3 का z। इस फॉर्मूले के ऊपर इसका प्रसार कर दो, इनके ऊपर रख दो, a की जगह पे -2x का स्क्वायर, b की जगह पे 5y का स्क्वायर, c की जगह पे 3z का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2x a b की जगह पे 5y प्लस 2bc 5y 3z प्लस 2za और -2x। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x², ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 का y² और ये 3 × 3 = 9 z²। यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20
एक्स वाई, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि, और 10 तिहाई 30 वाई जेड, और ये हो जाएगा 2 प्लस का है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, ये 2x है, माइनस का 2x है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 जेड एक्स, ये आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा पूरा का पूरा प्रसार। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पांचों में एक खंड को करने 8-8 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें देखो क्या बोल रहा है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर एक लोहे की चादर सीट से बनी है। यदि इस टंकी का आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है सॉरी, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई अर्ध टंकी है, अर्ध टंकी ऐसे बना लेते हैं हम कुछ, ये, और उसकी ये क्या है, ये उसकी मोटाई है, और वो कितनी मोटाई है, एक, उसकी मोटाई से 1 सेंटीमीटर मोटी, 1 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई ये समझ रहे हो ना, ये दूरी ये है 1 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या, हम इसका केंद्र यहाँ से मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आंतरिक, वो क्या है, 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनने में लोहे का आयतन, मतलब ये वाला, ये आयतन आपको निकालना है, जितना मोटा है टंकी का सीट ना, उसका आयतन निकालना है इसमें लोहे का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके बाहरी त्रिज्या का पता होना चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर और प्लस ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, जो कि बाहर की त्रिज्या हो जाएगी। अब अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन निकालने का नियम पता है आपको। आयतन निकालने का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर में से, इस पूरे आर में से ये वाला आर माइनस कर दो तो तब यही वाली दूरी बचेगी ना, ये वाली दूरी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये 1 मीटर है, आपको सिर्फ इतना दूरी चाहिए, तो कैपिटल आर में से ये वाली दूरी माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, उसका क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस 1 मीटर का क्यूब, और इसको सॉल्व कर देना है, पाई/7 हो जाएगा। आर क्यूब ये है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2/3 पाई/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0303 माइनस 1, ठीक है। और फिर इसको और सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये आपका पॉइंट में आएंगे, 1 में से माइनस हो जाएगा 0.030 ये, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरा काट पीट करने के बाद ये 0.06 मीटर क्यूब आएगा।